हमने संघ की कार्यपालिका विधायिका देख लिया है, साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के बारे में ये सब हमारा चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल को करेंगे। संविधान के भाग 6 में, कहाँ पे, भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता था, वैसे ही यहाँ पे कौन हो जाएगा, राज्यपाल। वह जो है यानी राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रमुख के समान है। ठीक है, कार्यपालिका के प्रमुख के समान है। आगे देख, कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति किस में होती है, वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद में निहित होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जो मूल संविधान था वहाँ पे बोला गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था आपका 1956, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया, यानी कि एक ऐड कर दिया गया और कहा गया कि और इस जो परंतुक जोड़ा गया है इसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि पहले एक राज्य के लिए एक राज्यपाल था मूल संविधान में अनुच्छेद 153 के तहत, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा परंतुक जोड़ा गया और बोला गया कि एक व्यक्ति 1 या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब राज्यपाल की योग्यता की बात करते हैं तो राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। पहला ये कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, तीसरा हो गया, चौथा है वह राज्य विधानसभा, ध्यान रखिएगा विधानसभा, विधान परिषद नहीं, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये सारी राज्यपाल की योग्यताएं हो जाती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, यानी देखा जाए तो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, यानी जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। फिक्स्ड नहीं है कि 5 साल ही रहेगा, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बात अनुच्छेद 156 के 1 में कही गई है। या वह पद त्याग सकते हैं, अगर राज्यपाल चाहे तो बीच में अपनी मर्जी से भी जो है अपना पद त्याग सकते हैं, और ये है अनुच्छेद 156 के 2 के तहत ये अपना पद त्याग सकते हैं। अनुच्छेद 156 के 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ये हटाए जा सकते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए जो है आपका महाभियोग आ जाता है। ठीक है, और वैसे ही अगर बाय द वे आप देखेंगे उच्च न्यायालय या फिर न्यायाधीशों को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ जाती है। एक विशेष प्रक्रिया है उनको हटाने के लिए, लेकिन इसको हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन जो है 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल है तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय के यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अथवा अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। यानी शपथ कौन दिलाता है, इसको देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इसको शपथ दिलाता है। राज्यपाल की मुक्तियां तथा विशेषाधिकार, यानी कि कौन कौन से इसके पास विशेषाधिकार है वो भी देख लेते हैं। पहला है वह अपने पद की शक्तियां, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर इसके सिग्नेचर से कोई काम हुआ है, क्योंकि बिना इसके सिग्नेचर के राज्य का तो कोई भी ना तो कानून पास हो सकता है ना ही कोई काम हो सकता है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित है। लेकिन बावजूद इसके ये उत्तरदायी नहीं है, न्यायालय में इसके विरुद्ध में कहीं भी केस नहीं देखेंगे आप, क्योंकि इसके विरुद्ध जो है और ये जो है किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी न्यायालय में खड़ा होकर उत्तरदायी नहीं। कारण क्या है कि वास्तविक शक्ति तो मंत्री परिषद में है, यानी कि मंत्री परिषद सब कुछ जो है अवलोकन करके सब सारे चीज़ों का निरीक्षण करके और फिर इसके पास भेजती है, ये तो बस सिग्नेचर करता है, इसलिए ये उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल की
पदावधि के दौरान, यानी कि उसके जब तक वो राज्यपाल है उसके दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, आपराधिक कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जब तक वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। यानी एक बार पद पे बन गए तो फिर तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व जो है सूचना देनी पड़ती है। अगर कोई सिविल कार्रवाई की जाती है तो उससे पहले 2 माह पूर्व जो है उसको सूचना देना अनिवार्य हो जाता है। यानी जब तक पद पे है तब तक तो कोई कार्रवाई की ही नहीं जा सकती, लेकिन पद ग्रहण करने से पहले अगर उसने कुछ किया है या फिर पद ग्रहण करने के बाद, मतलब पद से विमुक्त होने के बाद, यानी कि ग्रहण करने से पहले या पश्चात, ठीक है, यानी कि जो भी उसका 5 साल का ड्यूरेशन है उससे पहले वो कोई काम किया हो या फिर 5 साल का ड्यूरेशन काटने के बाद कोई काम किया हो, तो उसके संबंध में अगर कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले भी उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। यानी कि जब वो ये ड्यूरेशन वो है जब वो राज्यपाल के रूप में नहीं है, उस ड्यूरेशन में भी अगर ये कोई काम करता है तो भी सिविल कार्रवाई करने से पहले 2 माह पूर्व जो है इसको सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य की बात करते हैं तो कार्यपालिका संबंधी कार्य सबसे पहले राज्यपाल के राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जैसा कि संघ में जो है राष्ट्रपति करता था, यहाँ पे राज्यपाल करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। केंद्र में जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री की जगह पे प्रधानमंत्री रख दीजिए, राज्यपाल की जगह पे राष्ट्रपति था। वैसे ही यहाँ पे जो है राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में सामंजस्य है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखेंगे, नियुक्ति करता है। हटाने का अधिकार जो है ना वो राष्ट्रपति को है। ये एक जो है एक्सेप्शनल केस है कि हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, अनुच्छेद 317 के तहत। ठीक है, तो यानी कि इसको नियुक्त करने का तो अधिकार है लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 317 के तहत क्लियर हो जाता है। अब आगे देखेंगे, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, यानी हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है कौन? राज्यपाल। ये अनुच्छेद 217 के 1 के तहत देगा। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सके। यानी कि अगर राज्य में प्रशासनिक स्थिति कैसी है इसके बारे में ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है इसको, और ये सूचना इसको मिलेगी मुख्यमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। यानी कि एक तरह से जो है मेन शक्ति तो केंद्र सरकार के पास ही रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार के ये अभिकर्ता के रूप में जो है राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल चलाएगा। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। जितने भी हम देखते हैं क्या कहते हैं, VC है इसको। कॉलेज किसी विश्वविद्यालय में क्या बोलते हैं कि इस विश्वविद्यालय का VC कौन है? वाइस चांसलर। जबकि चांसलर जो है कुलाधिपति तो एक ही होगा, राज्यपाल होगा, इसलिए वहाँ पे क्या बोल देंगे? वाइस मतलब क्या होता है? VIC मतलब क्या होता है? उप लग गया। उप कुलपति तो मेन कुलपति तो राज्यपाल हो गया। तो ये लोग जितने भी विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं वो उप कुलपति होते हैं, विश्वविद्यालय के उप कुलपति होते हैं। आगे देखते हैं, वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है। यानी अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में है, यूपी में है, और नीचे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। इन सभी जगहों पे क्या है? विधान परिषद है। तो यही 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद अभी है। तो वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को जो है नियुक्त करता है, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला
समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 17 के 171 के 5 के द्वारा जो है ये नियुक्ति करता है 1/6 सदस्यों को। 1/6 सदस्यों की नियुक्ति जो है 171 के 5 के तहत करता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। हालांकि सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को भी जो है ये एक तरह से जो है नियुक्त करता है, लेकिन ये शब्द जो है ये सूची में जो है ये चीज़ जो है शामिल नहीं किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शनल चीज़ों को जो है ध्यान में रखेंगे। विधायी अधिकार, अब देखते हैं कि राज्यपाल के पास विधायी अधिकार क्या क्या है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है 164 के तहत। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करता है, उसका जो है सत्र का आह्वान करता है, यानी सत्र को बुलाता है, उसका सत्रावसान यानी कि उस सत्र को समाप्त करता है, तथा उसका विघटन भी करता है, यानी कि बुलाने का काम, उसको जो है सत्र को समाप्त करने का काम तथा विघटन करने का काम, ये सब राज्यपाल का ही है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी जो है संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। अगर अयोग्यता संबंधी किसी को लेकर जो है विवाद अगर खड़ा हो गया तो उसका निर्धारण जो है राज्यपाल किसकी परामर्श से, तो चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। जैसे ही राज्यपाल जो है सिग्नेचर करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, वो जो विधेयक था वो अब अधिनियम बन जाएगा। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह अनुच्छेद 333 में था पहले, मतलब है, लेकिन इसको जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा केंद्र में भी जो 2 आंग्ल इंडियन की बात थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, और राज्यों में भी जो है आंग्ल भारतीय की जो बात थी उसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद किया गया है। ठीक है, 2 महिलाओं को क्या किया गया है, प्रदेश का राज्यपाल जो है नामित किया गया है, नामजद किया गया है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसा कि सेम चीज़ें हैं राष्ट्रपति में और राज्यपाल में, बस कुछ चीज़ों का अंतर है, उसी चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। वहीं पे थोड़ा सा फोकस करूँगा, बाकी सब पढ़ दूँगा। जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश जो है 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 213, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 123 है और यहाँ पे क्या है 213 है, 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 213। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। जैसे वहाँ पर भी था, राष्ट्रपति धन विधेयक पे जो है पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, बाकी किसी को भेज सकते हैं, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु इस पर भी अगर राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना, परंतु दोबारा अगर भेजा जाएगा तो भी राष्ट्रपति चाहेगा तो अनुमति देगा, नहीं चाहेगा तो कंपलसरी नहीं है कि वो देगा ही देगा। ठीक है, तो अनुमति देना यहाँ पे क्या है, अनिवार्य नहीं है, ये 201 के तहत। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यानी कि कोई भी विधेयक को क्या करेगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दें। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता हो। यानी कोई ऐसा विधेयक राज्य लेके आया है जिससे हाईकोर्ट के पावर को क्या कर दिया गया हो, कम किया गया हो, जिससे यदि विधि बन जाए
तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा, तो ऐसा कोई भी अगर विधेयक आता है तो इसको जो है कंपलसरी है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा राज्यपाल। वित्तीय अधिकार की बात करते हैं कि पैसे को लेकर क्या क्या अधिकार है इसके पास। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। जो आपका ईयरली इकोनॉमिक सर्वे जो आता है आपका, ठीक है, वो ये प्रस्तुत करने के लिए कहता है। ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट जब आता है उसके बाद से आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, ये सब जो है प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए धन विधेयक पे पहले ही अनुमति ले लिया जाता है राज्यपाल से। इसीलिए जब धन विधेयक पेश किया जाता है तो पेश होने के बाद उस पर अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है राज्यपाल के लिए। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता, यानी पहले ये संस्तुति करते हैं उसके बाद ही जो है विधानमंडल के सम्मुख रखा जाता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दें। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। यानी कि देखा जाए तो जो राज्य की पंचायतों द्वारा जो भी विनियोजित हो सकने वाला जो टैक्स है, ठीक है, और जो भी टैक्स और शुल्क है उसके निर्धारण के सिद्धांत में भी विषय में जो है ये एक तरह से जो है संस्तुति करता है। न्यायिक अधिकार देखते हैं कि इसके पास कौन कौन से न्यायिक अधिकार हैं। तो जनरली देखिएगा कि एक क्षमा करने का, यानी कि क्षमा करने का अधिकार जो है, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार जो है ये है सिर्फ राष्ट्रपति के पास। बाकी जो अधिकार उधर है, और साथ में जो है आपका इंडियन आर्मी ने भी एयरफोर्स से रिलेटेड, यानी जो फोर्सेस से रिलेटेड अगर कुछ न्यायिक करना होगा तो राष्ट्रपति ही करेगा, उसमें राज्यपाल कुछ नहीं करेगा। ये दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ जो है राज्यपाल के पास हैं। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, ठीक है, किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा, या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए दोषित ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो है विस्तार है। यानी कि ये उन्हीं संबंधों में जाके जो है इस पे अपना जजमेंट दे सकता है जिसका संबंध क्या है, जिसका संबंध जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक है। ये अनुच्छेद 161 तक है, अनुच्छेद 161 के तहत है। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय, ठीक है, सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। बस दो एक्सेप्शन है, बाकी सब सेम है। आपात शक्ति की बात करें तो जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है, मतलब यह कन्फर्म हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर, यानी एक रिपोर्ट भेजेगा, अनुच्छेद 356 भेजेगा, और यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यानी जब कोई शक्ति राज्यपाल के अंतर्गत आ जाती है और ये जो है एक संघ के कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति के, या फिर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में जो है कार्य करने लग जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की स्थिति की बात करते हैं कि राज्यपाल की स्थिति क्या है। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविक इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसे मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है? एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसमें? असाधारण स्थिति। जब तक असाधारण स्थिति नहीं है
तब तक राज्यपाल कुछ नहीं है। लेकिन असाधारण स्थिति है तो ऐसे केस में राज्यपाल के पास शक्ति आ जाती है और ये जो है अब उसे इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है जब स्थितियां असाधारण होती हैं तब। विधान परिषद की बात करते हैं तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की बात हो या उसे समाप्त करने की बात हो, ये अनुच्छेद 169 में दिया गया है इसका प्रावधान, ठीक है। यानी विधान परिषद का अगर स्थापना की बात होगी तो अनुच्छेद 169 के प्रावधान के तहत किया जाएगा। अगर उसे समाप्त करने की बात की जाए तो भी 169 अनुच्छेद 169 के तहत किया जाएगा। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, ध्यान रखिएगा पूर्ण बहुमत, सिर्फ बहुमत की बात कर रहा है, 2/3 या फिर जो है 3/4 ऐसा कुछ नहीं है, पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वालों का यहाँ पे अब दे दिया है कि जो जितने सदस्य हैं, बाय द वे यहाँ पे देखेंगे कि 273 जो हो जाते हैं आपके, सॉरी 243, बिहार में देखेंगे 243 जो है हमारा विधानसभा का सीट है। तो विधानसभा के सीट जितने भी हैं, अगर विधायक बैठते हैं तो इन विधायकों में से आप देखेंगे कि सभी तो डेली आएंगे नहीं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोग छुट्टी पे ही रहते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे जो है 150 आ गए, ठीक है 150 आ गए, और यहाँ पे एक तरीके से बता रहे हैं कि 150 आ गए, और ये जो है 150 के 150 यहाँ पे जब हम चुनाव किसी विधान परिषद की स्थापना की बात कर रहे हैं और ऐसे में उपस्थित मतदान करने वाले 150 हैं 243 में से, तो हमें पता है कि इसके लिए पूर्ण बहुमत की ज़रूरत है, यानी कि इसको 2 से भाग दे देंगे आप तो 122 जो होना चाहिए, ठीक है 122 व्यक्ति अगर है तो हमें पहला चीज़ यानी कि कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत वाला मतदान तो पूरा हो जाएगा। आज जो उपस्थित हैं, ठीक है, जो भी उपस्थित रहेंगे उसका 2/3 बहुमत कम से कम चाहिए। अगर इसका 2/3 करें तो हमारा हो जाता है 100, और 100 122 से कम है। तो ऐसे में ये जो है ये विधान परिषद बनाने की जो संभावना होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए क्या चाहिए, कम से कम आपके पास 200 जो है वो लोग होने चाहिए, ठीक है 200 लोग होने चाहिए मत देने के लिए। इसका हम देखेंगे कि यानी कि बहुमत जो है टोटल विधानसभा के कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत, तो कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत यानी कि 122 तो होना ही चाहिए, और इसका 2/3 अगर हम करेंगे तो लगभग जो है हमारा 133 के आसपास आ जाएगा। तो अब जाके जो है ये विधान परिषद बनाने या फिर विधान परिषद की समाप्ति का विधेयक जो है पारित हो सकेगा। इसको मैं पहले भी समझाया हूँ कि पूर्ण बहुमत का यानी कि कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत क्या होता है, और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 की बात क्या होती है, ये मैं पहले ही बताया हूँ। तो यहाँ पे 2 फेज में देखेंगे, एक है अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूर्ण बहुमत यहाँ पे 2/3 नहीं है, जबकि जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में 6 राज्य जैसे कि यूपी बिहार आजू बाजू वाले, ठीक है, और ये कर्नाटक महाराष्ट्र आजू बाजू वाले, और ये आंध्र प्रदेश से निकल के बना है तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 जगहों पे जो है मतलब याद करने के ट्रिक आसपास वाले जो है राज्य हैं वही एक दूसरे से सब चिपके हुए हैं। जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश से चिपका हुआ है, महाराष्ट्र कर्नाटक से सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से सटा हुआ है। तो ये सारे 6 जो है राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे 243 है बिहार में, तो इसका अगर 1/3 करें तो 81 हो जाएगा, ठीक है 81 से ज़्यादा कभी नहीं होगा विधान परिषद की सदस्य संख्या, जो कि वर्तमान में भी कितना है 75 है, ठीक है। तो 75 है, इसमें और आप 6 बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि 243 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 243 का 1/3 81 होता है। आगे देखते हैं, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 1/3 और 40 से कम नहीं। यानी कि देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 100 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार और कर्नाटक में क्या है 75, आंध्र प्रदेश में 58 है, और तेलंगाना में 40, यानी 40 से कम तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मिनिमम जो है तेलंगाना में और वो है 40। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपका राज्यसभा के भी सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, वही सेम है।
विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप राज्यसभा में भी ये चीज़ देखेंगे। वह उसके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। अगर बाई द वे कोई 6 वर्ष के लिए चुन के आया है और इसकी मृत्यु 5 वर्ष के लिए हो जाती है तो हालांकि अगले 6 महीने में तो चुनाव होगा नहीं, ये तो होगा अगले 1 साल बाद। तो ऐसे कंडीशन में एक नया आदमी चुन के आएगा तो वो शेष अवधि बचता है 1 वर्ष, तो वो 1 वर्ष के लिए जो है विधान परिषद का सदस्य रहेगा, कहना ये चाहता है। आगे देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है कि क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, ये मैं राष्ट्रपति वाला जब पढ़ा रहा था तो मैं इस चीज़ को समझा चुका हूँ। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे आप कि 1/3 सदस्य कहाँ से चुन के आ रहे हैं विधान परिषद में, तो ये जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, यहाँ से जो है 1/3 सदस्य जो है यहाँ से आ जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 1/3 यहाँ से आ जा रहे हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो राज्य की विधानसभा के जो एमएलए यानी जो विधायक हैं, विधायक जो है वो 1/3 सदस्य जो है नियुक्त करते हैं। तो 1/3 2/3 तो हो गया। 1/12 उन स्नातकों द्वारा जो है 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। यानी कि अगर आज आप जो है 2023 में स्नातक कर लिए हैं तो 2026 में जो है इसमें वोट कर सकते हैं, यानी निर्वाचित किसी को जो है निर्वाचित करने के लिए जो है इसमें वोटिंग आप दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी, 1/12, जिसमें से 1/12 सदस्य जो है उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं, ध्यान रखिएगा प्राथमिक नहीं, माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। यानी शिक्षक भी जो है वो भी 1/12, यानी जो एजुकेशन वाला सेक्टर है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं और साथ में जो शिक्षक हैं वो भी माध्यमिक या उससे उच्च स्तरीय के जो शिक्षक हैं वो भी 3 साल जो पढ़ा चुके हों, ये हमेशा 3 वर्ष में पहले से जो है कार्यरत है, तो ये जो है ये भी जो है 1/12 सदस्यों को जो है निर्वाचित कर सकते हैं। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा के संबंध में जो है ज्ञान प्राप्त हो। तो 1/6 जो हो जाता है ये राज्यपाल के हाथ में आ गया। तो 1/3 और 1/3, 1/12 और 1/12 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और ये क्या है, 1/6। फिर 1/6 को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1/3 हो जाएगा और इसको टोटल जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के संपूर्ण जो है आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब आगे बात करेंगे विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10, इसमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। ठीक है, जैसे अगर बाई द वे तेलंगाना का कितना था, तेलंगाना का था आपका 40, तेलंगाना में 40 थे, तो तेलंगाना का 1/10 कितना हो जाएगा, तो 4 लोग, तो 4 लोग मिल के जो है विधान परिषद को जो है संचालित नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद की बैठक स्टार्ट नहीं हो सकती 4 लोगों से। तो ऐसे केस में 10 को माना जाएगा, यानी कि मिनिमम जो है 10 तो होना ही चाहिए, या तो 10 हो या फिर अगर बाई द वे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में जो है 100 है, 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10। तो वहाँ पे जो है इस चीज़ को हम लागू कर सकते हैं। बिहार के केस में भी अगर 75 है या कर्नाटक में भी जो है आप देखेंगे 75 है, तो ऐसे केस में आप 1/10 करेंगे तो 7.5 आएगा। तो खैर 8 भी मान लेते हैं, तो 8 भी जो है वो लोग जो है विधान परिषद का जो है संचालन यानी बैठक स्टार्ट नहीं कर सकते 8 लोगों से भी। ऐसे केस में भी हमें किसको अपनाना पड़ेगा, ये मिनिमम कम से कम 10 वाला आंकड़ा जो है हमें पार करना पड़ेगा, यानी 10 वाले आंकड़े को जो है छूना पड़ेगा। और ये 1/10 के साथ सिर्फ यूपी टच कर पाएगा, बाकी सभी के सभी को जो है मिनिमम 10 व्यक्तियों की संख्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखते हैं। आगे विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति
एवं उपसभापति चुनती है। यानी जो भी इसके सदस्य है, यानी कि अगर बिहार में 75 है तो इसमें से एक को सभापति और एक को जो है उपसभापति चुन लिया जाएगा। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर वह उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि अगर सभापति को त्यागपत्र देना है तो उपसभापति को दे देगा, उपसभापति को त्यागपत्र देना है तो सभापति को जो है लेटर थमा के चल देगा। अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, अगर बाय द वे ये दोनों को आपसी इच्छा नहीं है लेकिन लोगों की इच्छा है, विधान परिषद के अन्य सदस्यों की इच्छा है कि इसको हटा दिया जाए, तो ये लोग बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ अगर बाय द वे 75 का आधा कितना हो जाएगा जी, 37 नहीं 38 मान लीजिए, 38 लोग अगर बोल देंगे कि भाई हट जाओ, तो ये जो है सामने वाला जो है सभापति या उपसभापति को जो है हटना पड़ जाएगा, ये बात है। किंतु ऐसी किसी भी प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना आवश्यक होता है। यानी कि सभापति को बता देना होगा कि भैया तुमको हम हटाने वाले हैं, और ये चीज़ जो है 14 दिन पूर्व जो है बताना पड़ेगा। या फिर उपसभापति को भी हटाना है तो भैया 14 दिन पहले इसकी जानकारी जो है दे देंगे। विधानसभा, ये तो हो गया आपका विधान परिषद की बात। अब विधानसभा की बात करते हैं। यानी कि कुल मिला के इसमें विधान परिषद में आपको 2-3 चीज़ें याद करनी थी। एक यहाँ पे जो है इसका स्ट्रेंथ कितना रहेगा, तो विधानसभा का 1/3 लोग जो है विधान परिषद में होते हैं, या फिर मिनिमम 40 तो होने ही चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर बैठक हुई तो मिनिमम जो है 10 लोग, और नहीं तो अगर बाय द वे 100 से ज़्यादा है कहीं या फिर 100 है तो मिनिमम 1/10 भी कोरम पूरा होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए। तीसरी चीज़, आप 1/3 विधानसभा के सदस्य इसमें चुन के भेजते हैं, सदस्यों को निर्वाचित कर, मतलब कि एक तरह से मनोनयन के द्वारा या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और साथ में एकल संकोणीय मत पद्धति द्वारा जो है भेजा जाता है। 1/3 सदस्यों को किसके द्वारा, तो विधानसभा के द्वारा। 1/3 सदस्य जो आपका ग्राम पंचायत और नगर पालिका है, यहाँ से भेजे जाएंगे। अब बात करते हैं 1/6 का, तो 1/6 राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा। बचेगा 1/6, तो ये पढ़े लिखे लोग, यानी कि 1/12 ग्रेजुएट के द्वारा और 1/12 जो माध्यमिक या फिर उससे ऊंचे स्तर के जो शिक्षक हैं, जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, वो जो है 1/12 सदस्यों को जो है भेजते हैं विधान परिषद में। और 169 एक आर्टिकल याद रखिएगा। बस इतना में विधान परिषद लगभग कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि सत्र का अवसान यानी सत्र समाप्त करने के आदेश भी राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25, जैसा कि आपका लोकसभा में है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य जो है होते हैं, ये याद रखिएगा। मिनिमम कितने होने चाहिए, 60, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 500, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। लेकिन अपवाद में गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। अब विशेष राज्य का दर्जा किन किन को दिया गया है, तो 371 आप लोग को अभी आर्टिकल याद करा देते हैं, ठीक है। आप इसको याद कर ही जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। 371 में कितने अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। 371 का जो है ए है, ठीक है। 371 का बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे, और ये सब आपको याद करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली याद हो जाता है। आर्टिकल 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात की बात किया गया है, महाराष्ट्र एंड गुजरात का, ठीक है। सीधे जो है पश्चिमी जो भी 2 राज्य हैं इनको ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371 के ए में अब आप पूर्वी में चले जाइए, ठीक है। 7 सिस्टर में थोड़ा रहते हैं कुछ देर। तो 371 के ए में क्या है, 371 के ए में जो है नागालैंड की बात है। 371 की बी में है बी ए ऑफ 7 सिस्टर में ए से का नाम किसका है, तो बी ए। एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा हाइट पे है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, 7 सिस्टर में सबसे ज़्यादा हाइट पे है, इसलिए वो एच पे चला जाता है। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, 371 का एच, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। लेकिन एक और ए से नाम बी ए,
ठीक है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स BA पास जैसे होता है ना, तो वैसे ही BAA से हो जाएगा असम। ठीक है, 371 के सी की बात करेंगे, ठीक है, 371 के सी की बात करेंगे तो जो है CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, जनरली, तो CM मणिपुर, ठीक है, CM मणिपुर। डी और ई दोनों जो है ये आपका संबंध हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। इसमें क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, 371 के डी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और ई से एजुकेशन होता है, तो आंध्र प्रदेश के एजुकेशन की बात किस में होगी, तो ये ई में होगी। एफ में हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है, एफ में क्या हो जाएगा, सिक्किम। और जी में मिजोरम, मिजोरम में जी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, तो इसलिए मिजोरम, मिजोरम। अब यहाँ पे आपका 2 बच जाता है, आई और जे, तो आई में हो जाएगा आपका गोवा आ जाएगा। देखेंगे ना मैप में, तो गोवा, गोवा के बाद जो हो जाता है आपका जे में, गोवा के नीचे आ जाएगा कर्नाटका, ठीक है, तो यहाँ पे गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक। तो इस बार एक बार और इसको एक बार और रिपीट कर लीजिए। 371 का क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र और गुजरात सबसे पहले, फिर अब पश्चिम से सीधे पूरब में जाएंगे, तो यहाँ पे 371 का ए में है आपका नागालैंड, 371 के बी में है आपका आसाम, BA, और सी से CM के पास पैसा है इसलिए मणिपुर, और डी में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और ई में एजुकेशन, किसका एजुकेशन, तो आंध्र प्रदेश की ही एजुकेशन, यूनिवर्सिटी वगैरह बनाने की बात कही गई इसमें। और एफ में जो है ये सिक्किम की बात कही गई है, ठीक है, एफ में। और जी में है मिजोरम वाली फीलिंग आती है। एच हाइट में, 7 सिस्टर में सबसे हाइट में आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए एच से हाइट। अरुणाचल प्रदेश, आई का हो जाएगा गोवा, और जे का हो जाता है कर्नाटक। अब आगे देखते हैं, तो यही जो विशेष प्रावधान था जिसके तहत जो है गोवा, जिसको जो 50 से आपका 60 से कम है, ठीक है, ये 60 से कम है यहाँ पे विधानसभा में सदस्यों की संख्या, बावजूद इसके जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। मिजोरम भी है, ठीक है, सिक्किम जबकि सिर्फ 32 ही है, फिर भी जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिलने की वजह से इन लोगों को ये सुविधाएँ मिली हुई है। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है, और ये अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है, ठीक है। विधानसभा में अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठक का संचालन करता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है, जैसा कि लोकसभा का अध्यक्ष देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। यही काम आप देखेंगे कि लोकसभा में भी यही चीज़ें हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो वहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष करता है। सदन के बैठक के लिए सदन की कुल सदस्य के दशमांक यानी 1/10 सदस्यों की उपस्थितियाँ गणपूर्ति हेतु जो है आवश्यक होती हैं, यानी कि 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। विधानसभा के अधिकार तथा कार्य की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से अधिकार हैं, तो सबसे पहला है विधि निर्माण। जैसे लोकसभा क्या करता है, विधि निर्माण का कार्य करता है, वैसे ही राज्य में विधि निर्माण का कार्य विधानसभा करता है। इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची से संबंध, ठीक है, जो समवर्ती सूची से संबंध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी जो है विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि जो है वर्णनीय होगी, यानी कि एक ही जो है टॉपिक पे, ठीक है, एक ही विषय पे अगर दोनों जो है विधि बना देते हैं, तो जो आपका संसदीय विधि जो है ये मान्य होगी, और राज्य द्वारा यानी कि विधि जो है बनाया जाएगा विधानसभा के द्वारा, वो विधि मान्य नहीं होगी। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया की बात करते हैं, तो राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था का पूर्णतया नियंत्रण करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है।
क्योंकि वैसे बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में। संविधान में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हर जगह क्या क्या मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा, जिसमें शासन की आय और व्यय का वितरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद में कभी भी जो है पहले प्रस्तुत ये किया ही नहीं जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे धन विधेयक के मामले में राज्यसभा में भी जो है धन विधेयक प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पे विधान परिषद में जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद 14 दिन के भीतर विधानसभा को जो है विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को जो है ये धन विधेयक वाला प्रस्ताव जो है लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियाँ तो दे सकता है, किंतु वह न तो इसमें इसे अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। यानी कि सिर्फ बोल सकता है, एक तरह का परामर्श दे सकता है कि भैया इसमें ये जो है थोड़ा सा जो है शुद्धि कर लो, या फिर मैं भी जो चाहता हूँ ये काम ये भी इसमें मेंशन कर दो, ये सब जो है प्रस्ताव कर सकता है। लेकिन मानना न मानना ये सब जो है विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। यानी अगर जिस दिन ये जो है विधेयक पेश किया गया विधानसभा में और विधानसभा से पारित होने के बाद जब विधान परिषद में गया ये, तो विधान परिषद इसको लौटाए न लौटाए 14 दिन के भीतर इसको खुद ब खुद ये जो है ऑटोमेटिक पारित हुआ समझा जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है ये भी देखते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। ऐसा कौन सा केस, जब संघीय स्वरूप को प्रभावित करें, जो भी हमारा संघ का स्वरूप है कि संसदीय है, ठीक है, गणतंत्र है, समाजवादी है, इन सब चीज़ को प्रभावित करने वाला अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आता है, अब कल बोल दिया जाए कि नहीं संसदीय व्यवस्था को ख़त्म करके हम अध्यक्षीय प्रणाली अब लेके आना जा रहे हैं भारत में, और इस टाइप का कोई विधेयक जो है राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो गया, तो ये साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ आधे राज्यों की जो है सहमति भी इसमें ऐसे विधेयक में ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा कोई भी अगर संशोधन विधेयक आता है तो उसमें आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है, और अगर ये आधे राज्यों की सहमति नहीं मिलेगी तो भले ही वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका हो, वो जो है कानून नहीं बन सकता है। तो इसीलिए यही है कि यानी कि जो है आपका संवैधानिक संशोधन में भी विधानसभा की भूमिका है, इसके कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं, राज्य दिया हुआ है और राज्य में किस राज्य में कितने विधानसभा सीटें हैं, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं ये बताया गया है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा का है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे विधान परिषद का 100 है। पश्चिम बंगाल में 294 है और महाराष्ट्र में 288 घटते क्रम में दिया गया है। बिहार में 243 और 43 का उल्टा कर देंगे तो तमिलनाडु में 234। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 230, कर्नाटक का 224, राजस्थान का जो हो जाएगा 200। आजकल ये मैच करने के लिए आ जाता है, इसको 2-3 बार रिपीट करके थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। गुजरात का 182, आंध्र प्रदेश का 175, उड़ीसा का जो है 147, केरल का 140, असम का जो हो जाएगा 126, ठीक है, असम का 126, तेलंगाना का 119। वैसे ही अगर इसकी बात करते हैं, पंजाब का 117, हरियाणा का 90, छत्तीसगढ़ आपका 90, झारखंड 81, उत्तराखंड जो हो जाएगा ये 70, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा 68, मणिपुर 60। अब यहाँ पे देखेंगे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, ये सारे 7 सिस्टर में आप बस मिज़ोरम को छोड़ दें 7 सिस्टर में, और असम को छोड़ दें, ठीक है, असम और मिज़ोरम को, तो बाकी बचे 5, और पाँचों के 5 जो हो जाएंगे, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मेघालय हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, इन पाँचों में कितने हैं, तो इन पाँचों में जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। मिज़ोरम, जैसा कि मिज़ोरम में 371 का क्या लगेगा, ज वाली फीलिंग आ रही है इसलिए जी, 371 के जी के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और ये इसकी जो है 40 यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या हो जाएगी। गोवा को भी जो है
गोवा में क्या है, गोवा में बहुत पैसा है, इनकम ज़्यादा है, इसीलिए क्या है 371 का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, 371 का आई। और सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम का जो हो जाएगा ये एफ हो जाता है, 32 यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है, यानी 371 का एफ यानी कि फ्यू मेंबर है, बहुत कम, फ्यू मतलब कि कुछ होता है, कुछ मेंबर है, सबसे कम देखेंगे यहीं पे है सिक्किम में, वो कितना है, 32 है, ठीक है, इसलिए एफ से क्या याद रखेंगे, फ्यू, फ्यू मतलब कि कुछ। और गोवा में क्या हो जाएगा, इनकम यहाँ पे सबसे अच्छा खासा इनकम है लोगों का, तो इसलिए 371 का आई हो जाएगा। मिजोरम वाला जी हो जाएगा, ठीक है। वैसे अरुणाचल प्रदेश हाइट पे था तो 371 का एच, मैंने ऑलरेडी ये सब अभी तुरंत बताया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का जो है आपका 90 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का कितना है, 90 है। पुदुचेरी में 30 है, ध्यान रखेंगे, केंसासी प्रदेश में पुदुचेरी में 30 है और दिल्ली में 70 है, ठीक है। तो 30 तिहाई 90 और 70, ठीक है, 30 तिहाई 90 और साथ में जो है एक 70 है इधर। निर्वाचन संबंधी अधिकार में देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जो है आपका विधानसभा जो है, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन का जब मैं कराया था उसमें बता दिया था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सारे राज्य के जितने भी देश में जितने भी विधानसभा हैं, चाहे वो केंद्रशासित प्रदेश में हो या किसी राज्य में हो, उन सब के एमएलए की वोट वैल्यू लोकसभा और राज्यसभा के जो आपके मेंबर्स हैं उनके वोट वैल्यू के बराबर होती है। यही बात मैंने आप लोग को राष्ट्रपति कराते समय बताया था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी प्राप्त है। राज्यों और साथ में केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी प्राप्त है। ध्यान रखेंगे, हमेशा राष्ट्रपति की बात आएगा तो क्या कौन सा वर्ड ध्यान रखेंगे कि निर्वाचित लिखा है या मनोनीत। निर्वाचित होगा तो सही है, मनोनीत या फिर सभी सदस्य लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। महत्वपूर्ण अधिकारियों के मासिक वेतन की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति का हो जाएगा 5 लाख, फिर 4 लाख और लोकसभा अध्यक्ष भी 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, ठीक है। और यहाँ पे नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक यानी कि कैग की बात करें तो 2,50,000, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त का तो 2,50,000 है। महान न्यायवादी का भी जो है आपका अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। यानी कि देखेंगे 2,25,000 बस एक उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का याद रखिएगा, और बाकी ये चारों तो यहाँ तक आपका सीरीज याद ही रहेगा, बाकी सबके सब 2,50,000 हैं। अब देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है ये आपका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और ये जो है अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही जो है त्यागपत्र देंगे। राज्यपाल के संदर्भ में बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इसको शपथ दिलाते हैं, लेकिन ये इसको नियुक्त जो करेगा वही उसी को ये त्यागपत्र देगा, तो इसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को क्या देते हैं, त्यागपत्र देते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ भी कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति ही दिलाता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो इसको भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है, और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र भी जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसका कोई शपथ नहीं होता है, ये सामान्य सदस्य की तरह ही शपथ लेता है, लेकिन ये अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देते हैं। ध्यान रखेंगे, तो ये एक्सेप्शन है कि लोकसभा अध्यक्ष का कोई जो है, यहाँ पे देखिए जो भी वरिष्ठ जो है एक पद पे जो है वो उनका कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी के द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है, लेकिन लोकसभा का अपना व्यक्तिगत कोई शपथ नहीं होता है। जैसे संसद सदस्य जो शपथ लेते हैं वही ये भी लेते हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, वैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है, और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेगा, मुख्यमंत्री ही करेगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। मंत्रिपरिषद का जो भी निर्णय होगा, इस निर्णय को मुख्यमंत्री ही किसके पास पहुंचाएगा, राज्यपाल के पास पहुंचाएगा। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में
मुख्यमंत्री सहित, ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए। अब बाई द वे अगर बात कर लें आपका सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो सिक्किम में कितना है, 32 है, फ्यू मेंबर है, 371 के एफ के तहत है, फ्यू मेंबर है। तो यहाँ पे 32 की जब आप बात करेंगे तो 32 का 15% कितना हो जाएगा, आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 नहीं होगा, अगर पॉइंट में वैसे 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम जो है आदमी के हिसाब से जो है 4 मान लीजिए, क्योंकि इंसान की गिनती है तो पॉइंट में नहीं कर सकते, तो 4 होगा। तो ऐसे केस में 4 लोग जो है संपूर्ण मंत्रिपरिषद में तो नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा लोगों की संख्या होती है, किसी को वित्त मंत्रालय दो, किसी को कोई अन्य विभाग दो, ठीक है, राज्य में भी बहुत सारे विभाग है, राजस्व विभाग दो, तमाम विभाग हैं, उनको अलग अलग लोगों को देना पड़ता है और 4 लोग संभलेगा नहीं। तो ऐसे केस में कहा गया है कि ऐसे केस में जहाँ पे बहुत ही कम सदस्य संख्या है तो यहाँ पे ये वाला नियम लागू हो जाएगा कि कम से कम 12 तो होनी ही चाहिए, ठीक है, 12 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 सदस्य, यानी कि 32 होने के बाद भी इसके मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, 12, मुख्यमंत्री सहित, यानी एक मुख्यमंत्री और 11 अन्य जो है सदस्य हो जाएंगे। लेकिन वही अगर 400 आपका 3 है, ठीक है, 403 कहाँ है, यूपी का है, तो 403 का 15% अगर हम देखेंगे, ठीक है, 15% यानी कि 40, 20, 60, 61 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे 61 जो है ये 12 से अधिक है, ठीक है, 12 से ये अधिक है, यानी कि ये 61 से ज़्यादा यहाँ पे मंत्रियों की संख्या यूपी में नहीं हो सकती, मंत्रिपरिषद का आकार जो है 61 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक हो गए मुख्यमंत्री और बाकी 60 लोग कौन होंगे, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, राज्यपाल कोई भी बात मंत्रिपरिषद तक अगर पहुंचाना चाहता है तो किसके थ्रू पहुंचाएगा, तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। और मुख्यमंत्री अगर कोई बात मंत्रिपरिषद का राज्यपाल तक पहुंचाएगा, यानी मंत्रिपरिषद कोई बात अगर राज्यपाल तक पहुंचाना चाहता है तो भी बीच में क्या, किसके थ्रू, मुख्यमंत्री के थ्रू, यानी बीच का एक तरह का मीडिएटर का काम करता है मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है, ये कई बार आ चुका है, 167 ध्यान रखिएगा, 167 किसके कार्यों को परिभाषित करता है, तो ये मुख्यमंत्री के। अब हम लोग करने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़ का जो प्रशासक है उसको मुख्य आयुक्त कहा जाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी कि मुख्य आयुक्त है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 239 के क के 5 के तहत, ठीक है, 239 के क के 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पे क्या है, विधायी व्यवस्था है, यानी कि विधि निर्माण की यहाँ पे व्यवस्था है, ये लोग विधि बनाते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जो भी मंत्रिपरिषद होगी यह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 239 के क के 6 के तहत। केंद्र राज्य संबंध अगला चैप्टर है हमारा। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय, क्योंकि कनाडा से हम क्या लिए हैं, संघवाद, यानी कि जो है भारत जो है संघीय स्थिति जो भी लिया है, जैसे संसदीय हमने कहाँ से लिया है, संसदीय हम ब्रिटेन से लिए हैं, वैसे ही हम संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिए हैं, कनाडा के संविधान से लिए हैं। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्योंकि न्यायिक व्यवस्था तो हमारा एकीकृत है, तो इसलिए इसकी कोई बात नहीं यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे की जाएगी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है।
लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है उल्लिखित योजना पर आधारित है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका यानी कि जो आपका संसद है उसको अर्थात संसद को है। ठीक है, केंद्रीय विधायिका यानी अर्थात संसद को है। इस सूची में कुल 100 विषय हैं मूलतः, यानी जो मुख्य रूप से जो है 97, जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, युद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जो संधि हो जाती हैं, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन। वायु परिवहन यानी वायु से जो भी परिवहन हो रहे हैं या फिर जल से परिवहन हो रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची में। राज्य सूची की बात करें तो इनमें उन विषयों को शामिल किया जाता है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने की एकमात्र अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को है। राज्य सूची में किसको है? राज्य विधानमंडल को। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या जो है 61 है। मूलतः जो है 66 विषय इसमें थे, जिसमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। समवर्ती सूची की बात करेंगे। समवर्ती सूची इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा जो है कानून बनाया जा सकता है। यदि दोनों में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। यानी एक ही विषय पे अगर दोनों कानून बनाएं तो ऐसे केस में संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रभावी होगा, राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून जो है प्रभावी नहीं होगा। इसमें इस समय जो है 52 विषय है, मूलतः 47 था। उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? अभी के डेट में समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना आपका किसका हो जाएगा? जनगणना हो जाएगा आपका संघ सूची का। ठीक है, जब आप जनगणना की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका संघ सूची का विषय हो जाएगा। जबकि जनसंख्या नियंत्रण की बात आएगी तो ये आपका समवर्ती सूची का हो जाएगा। परिवार नियोजन की बात आएगी, समवर्ती सूची का हो जाएगा। समाचार पत्र जो हो जाएगा ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। कारखाना हो गया। शिक्षा, ध्यान रखेंगे ये शिक्षा जो है ये भी जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं जो आ जाती हैं ये भी समवर्ती सूची का, और वन भी जो है ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। आगे देखते हैं संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन हो गया, शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया और परिवार नियोजन, बांट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो ये जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अभी अवशिष्ट विधायी शक्ति, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया, यानी कि कोई एक ऐसा विषय जो इन तीनों में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद अपने पास रखी हुई है। अब भी अंतिम प्रविष्टि की जो है संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या जो है देखा जाएगा तो 100 है। प्रविष्टि संख्या अब कैसे जोड़ दे, मतलब मूलतः जो है वो 97 ही है, लेकिन अगर किसी एक्स्ट्रा को ऐड करना है तो 1 में 1A जोड़ देंगे या फिर 1B जोड़ देंगे। तो मूलतः अभी भी जो अनुच्छेद भी है ये भी आप देखेंगे तो 395 ही है, लेकिन इसमें आप देखेंगे 16 का A B C D E F ऐसे जोड़ दिया गया है। वैसे ही 243 के देखेंगे तो 243 का A, 243 का B C D E F G H I J कर दिया गया है। तो ये जो है सब आर्टिकल जो है ना ये जोड़ दिए जाते हैं। मूलतः अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। वैसे ही यहाँ पे भी बोल रहा है कि मूलतः जो है वो 97 ही हैं, लेकिन अभी संख्या की दृष्टि से 100 है। क्यों? क्योंकि 2 का क जोड़ दिया गया है, 92 का क जोड़ दिया गया है, 92 का ख जोड़ दिया गया है। और प्रविष्टि संख्या जो है 33 को हटा दिया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि जो है
66 है। प्रविष्टि संख्या क्या किया गया है? 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है, ये याद करने वाली बात नहीं है। अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या जो है 47 है, लेकिन इसमें से कुल संख्या जो है, लेकिन इनमें कुल संख्या जो है 52 है। जैसे 11 का क जोड़ दिया गया है, 17 का क, ख, 20 का क और 33 का क जो है इसमें जोड़ा गया है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति की बात करते हैं कि ऐसा क्या हो जाएगा कि ऐसी किस परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, उसको देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, यानी 1 वर्ष के लिए जो है लागू होता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये बातें कहाँ कही गई है? ये बातें कही गई हैं अनुच्छेद 249, ध्यान रखेंगे 249। इसमें किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है? 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा अगर परमिशन देता है तब ऐसा हो सकता है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253, ये आर्टिकल याद रखिएगा 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात आ जाएगी, अगर बाहर कहीं प्रधानमंत्री गए और कोई कमिटमेंट करके आ गए हैं तो, और ऐसे में राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित है, तो उस पर कानून जो है संसद बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत कौन कौन से हैं ये देखेंगे। निगम कर, ठीक है, संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत यानी संघ को जो है पैसा कहाँ से आता है? निगम कर से आता है। सीमा शुल्क, जब हम बजट देखेंगे तो देखेंगे कि निगम कर से कितना आ रहा है, सीमा शुल्क से कितना आता है, निर्यात शुल्क कितना आता है, कृषि भूमि को जो है छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल से कितना आ रहा है, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार से कितने आ रहे हैं, ये सब देखेंगे, ये सब स्रोत हैं। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत, अब राज्य को कहाँ से पैसा मिलता है? तो जो है व्यक्ति कर हो गया, कृषि भूमि पर कर हो गया, संपदा शुल्क हो गया, भूमि एवं भवनों पर कर हो गया, पशुओं तथा नौकायन पर कर हो गया, विक्रय कर हो गया, वाहनों पर चुंगी हो गया। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए जो इस प्रकार हैं, और इन चारों को ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग किस लिए आया था? तो केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी कि उनके मध्य विवाद को सुलझाने के लिए। राजमन्नार आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। भगवान सहाय समिति का संबंध किससे है? तो ये भी जो हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंधों से। और सरकारिया आयोग का भी संबंध किससे हो जाएगा? तो केंद्र राज्य संबंधों से हो जाएगा इसका भी संबंध। ठीक है, सरकारिया आयोग जो 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। V शिवरामन और MR सेन। ठीक है, MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, एक तो सरकारिया थे, दूसरे शिवरामन थे और तीसरे MR सेन थे। ये तीनों जो हैं, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके सरकारिया, इसीलिए हम उसको सरकारी आयोग कहते हैं। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें जो है प्रस्तुत करे, यानी प्रदान करे। इसे अपने कार्य को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाया गया। ठीक है, यानी 1983 में गठन किया गया, 1 वर्ष बोला गया कि 1 साल में दे देना, लेकिन देना पर इसको 4 बार बढ़ाया गया 1-1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इस तरह 83 और 4 कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। और फाइनली रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 में पेश की गई। इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में, यानी कि जो एक संक्षिप्त मटेरियल जो हो जाएगा वो आपका जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें जो है प्रस्तुत की थी, 247 सिफारिशें। अब दूसरी बात करते हैं पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग का भी संबंध किससे है? जैसे कि आपका भगवान सहाय समिति का जो है संबंध किससे था? तो ये भी था आपका केंद्र राज्य संबंध से। प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से।
ठीक है, राजमन्नार हो गया, सरकारिया हो गया, ये सब आप याद रखेंगे। वैसे ही पुंछी आयोग का भी संबंध किससे है, तो ये भी जो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने से ही संबंधित है। अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी, ठीक है, पूरा नाम क्या है, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के 4 अन्य सदस्य थे, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 ईस्वी में, यानी कि 2007 अप्रैल 2007 में जो है गठन किया गया, और फरवरी 2008 ईस्वी में बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में जो है नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है, और इसलिए सरकारिया आयोग के बाद जो सरकारिया आयोग ने कार्य किया था, उसके बाद से बीच में उस टाइप की समीक्षा करने के लिए कोई अन्य आयोग का नियुक्ति नहीं किया गया था, और फाइनली जो है 2007 में पुंछी आयोग का जो है नियुक्ति किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ अन्य अनुच्छेद को देख लेते हैं। पहला है आर्टिकल 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। इसकी बात करेगा कौन, आर्टिकल 247। 249 में जैसा कि हमने पढ़ा है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 249, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब आर्टिकल 249 का सहारा लेके जो है संसद जो है कानून बनाने की शक्ति इसको प्राप्त हो जाती है। 250 की बात करेंगे तो राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। कब, आपातकाल की स्थिति में। 250। 252 2 यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य कहें कि भाई साहब आप मेरे लिए जो है संसद तुम जो है मेरे लिए एक कानून बना दो, तो ऐसे केस में उसकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार, अगर कानून बना दिया गया है संसद के द्वारा, और बाय द वे मान लेते हैं कि यूपी बिहार बोला है कि कानून बना दो हमारे लिए, और बना दिया, बाद में झारखंड को पसंद आ गया कि ये कानून तो बढ़िया है, तो अपने पास भी जो है अपने यहाँ भी जो है उसको अंगीकार कर सकता है, यानी कि अपने यहाँ भी उसको लागू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 253 की बात करें तो संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम अथवा अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। अगर बाहर गए हैं कोई नेता और मुंह खोल के आ गए हैं कि भैया हम तुम्हारे लिए कर देंगे, तो उनकी इज्जत रखने के लिए भी अगर कोई विषय ऐसा है जो राज्य सूची से संबंधित है तो उससे भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है 253 के तहत जो है संसद को, क्योंकि मामला अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, इज्जत अब घर के नहीं है, इज्जत अब बाहरी से संबंधित हो गया है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कहीं बोल के आया और राज्य सूची का कोई राज्य बोले कि नहीं हम नहीं बनाने देंगे, तो ये बेइज्जती हो गई ना जी। 257 की बात करें तो कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। ठीक है, कुछ मामलों में संघ का यानी कि केंद्र का राज्यों के ऊपर नियंत्रण की बात करता है 257। 262 अंतर्राज्यीय नदियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों में पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन। और 268 की बात करेंगे तो संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और एवं उपयोग किए गए कर। संघ टैक्स लगाएगा कि इतना जो है 5% होना चाहिए, 10% जो है टैक्स होना चाहिए, किंतु राज्य ही उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उसका उपयोग भी राज्य ही करेगा। तो ये 268। 268 का एक कहता है कि संघ तो आरोपित करेगा कि हाँ 10% लगेगा, 15% लगेगा, राज्य उसको जो है कलेक्ट करेगा और उपयोग, संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर, यानी सिर्फ स्पेशल सेवा कर की बात करेगा, सर्विस टैक्स की, तो ये 268 के ए में आएगा। और बाकी किसी टैक्सेशन सिस्टम की बात करेगा तो ये 268 में आएगा। लेकिन टैक्स लगाएगा कौन, केंद्र लगाएगा, और उसको कलेक्ट कौन करेगा, राज्य, और उसका उपयोग भी कौन करेगा, राज्य ही। 269 कहता है कि केंद्र तो टैक्स लगाएगा, केंद्र द्वारा लगाया गया एवं संग्रहित भी किया गया, यानी कि टैक्स लगाने का भी कार्य किसके द्वारा है, तो जो है आपका केंद्र के द्वारा, और उसको जो है कलेक्ट भी कौन करेगा, 269 के तहत ही केंद्र ही करेगा, किंतु राज्यों को दिया जाने वाला कर, जैसे किस तरह आप देखेंगे तो चौथ और सरदेशमुख ये क्या होता था, जिस देश का जो भी बाय द वे चौथ ये ले रहे हैं जो है आपका किसी अन्य राज्य से, तो राज्य क्या करता था, वो खुद वसूल करता था, लेकिन उसका 1/4 हिस्सा जो है मराठों को दे देता था। ठीक है, यानी कि वो लगाता भी वही था टैक्स और वसूलता था वही, लेकिन उसका 1/4 हिस्सा जो है दे देता था।
तो वो चौथ प्रणाली थी, सरदसमुखी में 1/10 दिया जाता था। वैसे ही है यहाँ पे केंद्र लगाएगा, केंद्र ही कलेक्ट करेगा लेकिन देगा राज्य को। 270 की बात करेंगे तो केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच जो है इसका वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं तथा संघ तथा राज्यों के बीच जो है इसका वितरण कर दिया जाएगा, यानी कि वितरण इसमें दोनों में होगा, संघ में भी कुछ जाएगा और राज्य के पास भी जाएगा। 275 की बात करें तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा। ठीक है, जैसे बीच बीच में पैकेज आता है ना, 1 लाख करोड़ का, 100 करोड़ का, तो इस टाइप का पैकेज जो है 275 के तहत देते हैं। 283 की बात करें तो संचित निधियाँ, आकस्मिक निधियाँ तथा लोक सेवा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, ये जो है 283 के तहत है। 286 की बात करें तो वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध, और 287 की बात करें तो बिजली पर करों से छूट। ठीक है, जो टैक्स से जो भी है छूट प्रदान किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो ये 287 के तहत। 289 में किसी राज्य की संपत्ति एवं आय को संघीय करारोपण से छूट। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन, और 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार, भारत सरकार जो उधार लेती है वो 292 के तहत है। 293 जो है राज्यों द्वारा लिया गया उधार, ये 293, और 292 जो है केंद्र सरकार यानी भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार को 292 में मेंशन किया गया है। 293 में अगर कोई राज्य जो है टैक्स जो है राज्य अगर कहीं से उधार लेता है, ठीक है, उधार लेता है तो उसका 293 में किया गया है उसका उल्लेख। अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263, जैसे 262 में क्या है, अगर जल विवाद हो जाए, दो राज्यों के बीच में जल विवाद हो जाए तो वो 262 में, लेकिन 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की बात कही गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। इसमें निम्न सदस्य थे। ये जो बैठक हुई थी इसमें कौन कौन से सदस्य थे, अब हम उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री कितने रहेंगे, 6। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री भी इसमें होंगे, और संघ राज्य क्षेत्रों के जो है प्रशासक भी इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो कैबिनेट 6 लोग जो है प्रधानमंत्री अपने 6 कैबिनेट मंत्री के साथ यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं, और बाकी सारे मुख्यमंत्री को बुला लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रशासक हैं उनको भी बुला लिए। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री, क्योंकि 6 तो कैबिनेट स्तर के भी मंत्री हैं, तो उन्हीं 6 में से कोई एक इसकी जो है अध्यक्षता करेगा। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य जो है अवश्य उपस्थित रहें। अगर इसमें से 10 उपस्थित, क्योंकि 28 राज्य है तो 28 मुख्यमंत्री हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो उसके प्रशासक या मुख्यमंत्री वो 8 हो गए, तो 28 8 36 हो गया, साथ में 6 जोड़ लो आपका कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और साथ ही जो है एक प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो इसमें से कम जो है 10 सदस्य का होना जरूरी है, तब जाके बात बनेगी। अब बात करते हैं अगला नीति आयोग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जो है लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की, जिसका नाम था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत, ध्यान रखेंगे मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत, एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति का फुल फॉर्म है। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मेशन और आई से इंडिया कहा गया। अस्तित्व में आई, आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में, तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है, तो नीति आयोग कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। कौन, नीति आयोग। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं योजना आयोग का। तो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, यानी कि ये जो है ये आयोग कोई संवैधानिक आयोग नहीं था। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कब,
15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त करने की घोषणा की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे ये थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष तो सबको पता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग जो गठन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसका जो है संगठनात्मक स्वरूप क्या है? तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी रहे भारत के प्रधानमंत्री। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है परमेश्वर अय्यर, ठीक है, मुख्य कार्यकारी जो है कार्यकारी अधिकारी कौन हो जाएगा? परमेश्वर अय्यर। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, यानी सभी यहाँ पे आ जाएंगे। उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर सुमन के बेरी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं ये उपाध्यक्ष। पूर्वकालिक सदस्य के रूप में देखेंगे तो डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र व वी.के. डॉक्टर जो है वी.के. पाल, यानी कि डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी.के. पाल, ये जो है पूर्वकालिक सदस्य हो जाएंगे। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, ये चारों हो जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हो जाएंगे अमिताभ कांत हो जाएंगे। और विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करेंगे तो नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? विशेष आमंत्रित सदस्य हो जाएंगे। तो इस तरह नीति आयोग के बारे में कुछ खास है नहीं, अब तो इसे क्वेश्चन भी नहीं आता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर लेते हैं तो योजना आयोग, जैसे अगर बात करते हैं योजना आयोग का कब निर्माण किया गया था? 15 मार्च 1950, ठीक है, कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। वही अगर योजना आयोग के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। यानी कि कहने का मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के पीछे का उद्देश्य देखिए कि योजना के निर्माण में, कोई भी अगर योजना बन रही है तो उसके निर्माण में क्या होना चाहिए? राज्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि राज्य भी उस योजना में कहीं ना कहीं सम्मिलित होने चाहिए, राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। और इसी विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, ध्यान रखेंगे 6 अगस्त 1952 ईस्वी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है, क्योंकि ये जो है इसका गठन किया गया है, ठीक है, सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया है। प्रधानमंत्री इस परिषद यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका भी सचिव होता है। आगे देखते, भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य हैं उन सभी के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य जो है वो केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करने का काम कौन करता है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके किसके बीच में? तो ये जो है आपका केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करने का कार्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है। नोट, के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है, ठीक है, तो सुपर कैबिनेट, ठीक है, सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को दिया गया है सुपर कैबिनेट की संज्ञा। और किसके द्वारा दिया गया है? तो के संथानम के द्वारा जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी हुई है। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग। भारत में 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त भी करता है, किसी को हटाना भी हो तो राष्ट्रपति ही हटाएगा। चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अगर नियुक्ति की बात आएगी राज्य लोक सेवा आयोग का तो वो नियुक्त करेगा राज्यपाल, लेकिन हटाने का कार्य जो है राष्ट्रपति ही करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसमें जो है 10 हैं सदस्यों की संख्या, वर्तमान में इनकी संख्या जो है आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। ध्यान रखेंगे यदि वह 6 वर्षों के अंदर या 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, या तो 65 वर्ष का पहले हो जाए या फिर उसकी अवधि 6 वर्ष की पूरी हो जाए, तो वह पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। किसको है? राष्ट्रपति को है, ठीक है, किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत
राष्ट्रपति हटा सकता है। अब बात करते हैं वित्त आयोग का। संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। किसमें? 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। दो बातें हो गई, एक 280, एक राष्ट्रपति। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य जो है नियुक्त होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1+4 की बातचीत है इसमें वित्त आयोग में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 281 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के झ के तहत जो है किया जाता है। देखिए, झ तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आई से इनकम याद रहता है, आई से इनकम याद रहता है, और इनकम यानी पैसा की बात है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के तहत, आई कह लीजिए, हिंदी में झ है, तो 243 के आई के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्तीय प्रशासन में क्या करता है? पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब तक जो वित्त आयोग के जो भी हैं उनका गठन किया गया था, जिसमें पहला अगर वित्त आयोग की बात करें तो 1951 में, इस समय अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। के.सी. नियोगी थे। 52 से लेकर 57 तक इनकी अवधि थी, और हर किसी को याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब आ जाइए अभी तत्काल का एक अपना 14वां याद कर लीजिए। 14वां जो है वाई.वी. रेड्डी हो जाएंगे 2015 से लेके आपके 2020 तक। और अभी जो है 15वां जो हो जाएंगे ये एन.के. सिंह है। 17 में इसका गठन किया गया था, और 2021 से लेकर 26 इसका कार्यकाल है। 26 तक अभी एन.के. सिंह ही चलेंगे। ठीक है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य को देखते हैं। वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। यानी राज्यों को कितना हिस्सा देना चाहिए, जितना भी इनकम आ रहा है उसका कितना हिस्सा देना चाहिए, ये बताता है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है कि कितना जो है सहायता देना चाहिए, किस राज्य को कितना जो है अनुदान देना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में जो है सिद्धांततः जो है वित्त आयोग बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। अगर राष्ट्रपति कोई विषय दे दे कि भैया इस विषय पे भी बताओ कि हमें पैसा से संबंधित है, ठीक है, पैसा से रिलेटेड है, तो आप इस बारे में भी जो है कुछ सुझाव दो, तो ये भी जो है उस विषय पे भी जो है सुझाव देने का कार्य वित्त आयोग करता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त हस्तांतरण सूत्र की बात करते हैं। राज्यों को धन आवंटित करने के लिए मापदंड क्या है? जनसंख्या लिया गया है। यह 2011 की जनसंख्या के अनुसार काम कर रहा है। भार अगर प्रतिशत में यहाँ पे दिया हुआ है, भार प्रतिशत में, और टिप्पणियाँ पिछले वित्त आयोग की तुलना में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भार 15%। इस बार 1971 की आबादी का कोई भारांश नहीं। समग्र जनसंख्या भारांश को भी 27.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। क्षेत्र की बात करेंगे तो ये यहाँ पे भारांश वही है जो पहले वाले में था, ठीक है। वन एवं परिस्थिति की बात करेंगे तो बोला है कि 10% यहाँ पे होना चाहिए। भारांश जो है यानी कि भार का जो अंश है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 7.5% था, अब इसको 10% कर दिया गया है। आय अंतर की बात करेंगे, अर्थात राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कम पीसीआई वाले राज्यों को अधिक हस्तांतरण, ये आपका 45%। भार का अंश जो है 50% से घटाकर 45% कर दिया गया है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन यानी कुल प्रजनन के आधार पर बात करेंगे तो 12.5% यहाँ पे आ जाएगा। नया मापदंड आरंभ किया गया है। कर प्रयास की बात करेंगे यानी टैक्स का तो 2.5 आ जाएगा। नया मापदंड जो है प्रारंभ किया गया है। यह अंतिम बार 12वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किया गया था। एक्चुअली में ये अलग सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। हालांकि इससे एग्जाम्स में आते नहीं हैं। आगे चलते हैं। पिछले वित्त आयोग के विपरीत 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की जनसंख्या के आंकड़े की अपेक्षा 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। यानी 15वां वित्त आयोग क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना का उपयोग कर रहा है, जबकि इसके पहले वाला 1971 के जनगणना का उपयोग कर रहा था। तो यही जो है, यही एक मेजर जो है डिफरेंस यही है। ये याद कीजिएगा, ये एग्जाम में आ जाएगा कि इस बार जो है 15वां वित्त आयोग किस वर्ष के जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है, तो 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं।
संविधान के भाग 15 पहले याद रखेंगे, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329, ठीक है। तो 24 और 5 कितना होता है, 29 होता है, इसलिए आर्टिकल क्या है, भाग क्या है, 15 है, ठीक है। तो भाग 15 के जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। ये सब ट्रिक से मैंने पूरा भाग और आर्टिकल जो याद कराया था उसमें आपको याद कराया हुआ है, उसको एक बार देख लेंगे। जो उसको देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि 24, 5, 29 क्या कर रहा हूँ मैं। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ये जो आपका निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। मतलब 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65, ठीक है, जो भी पहले हो। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल जो है 6 या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ता प्राप्त होते हैं। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था। पहले जो चुनाव आयोग था जो पहले वाला वो एक सदस्य था, उसमें एक ही सर्वे सर्वा होता था। अब तो 3 है, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य हैं, यानी अब 3 सदस्यीय है। पहले एक ही होता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके अलावा अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त होते ही नहीं थे। तो वही बोल रहा है कि पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है, तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को जो है तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, जैसे आपको दिया है, ठीक है, आप जो है आपका केजरीवाल के जो आपका दल है उसको मान्यता प्रदान किया गया है। अभी राजनीतिक दलों को जो है आरक्षित चुनाव चिन्ह जो है, यानी कि नेशनल पार्टी का जो है उसे दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब ये है राजनीतिक दलों को जो है आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये सब के सब कार्य किसका है, ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, जब जिसको सभी का चुनाव कराना है उसको स्वतंत्र रहने के लिए कुछ तो अच्छे प्रावधान होने चाहिए, संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए, ताकि जो है वो बिना किसी के प्रेशर में आए, ठीक है, स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। तो स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए इसको कुछ प्रावधान जो है संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं, वो देखते हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करते हैं तो केरल के पारूर, ठीक है, केरल में एक जगह है पारूर जो है विधानसभा, पारूल विधानसभा, एक हीरोइन भी है पारूल, पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है पूरा नाम उसका। तो केरल के, वैसे भी उससे लिंक कर लीजिएगा, वो भी साउथ की हीरोइन है। तो केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार मई 1982 ईस्वी में किया गया। नवंबर 1998 ईस्वी, ठीक है, नवंबर 1998 ईस्वी में मध्य प्रदेश के 5, ठीक है, मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं में चुनाव में जो है बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। यानी सबसे पहले की बात करेगा तो 50 बूथ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था केरल के पारूर में, वहाँ पे वोटिंग मशीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार किया गया था मई 1982 में। ध्यान रखिएगा, मई 1982 भी याद रखिएगा, मई 1982। और उसके बाद से तो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 ईस्वी में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य जो है गोवा था। 1999 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया और 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं में चुनाव में जो है ईवीएम का प्रयोग होने लगा 2009 से, ठीक है। और 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। यानी एक 1982 याद रखिएगा, 1982 के बाद 1999 याद रखिएगा, 1982, 1999, ठीक है, 1982, 1998, 1999, 2004, 2009, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता कायम करने के लिए वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन की मदद ली जा रही है।
वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज़ की एक पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई थी और बनाते ही नागालैंड के चुनाव में इसका प्रयोग हो गया। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि किसी भी दल को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिल जाता है वो देखते हैं। तो लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त होना जरूरी है। यानी पहली बात ये हो रहा है कि जो अगर बाय द वे लोकसभा का चुनाव हुआ और 4 राज्यों में, ठीक है, कम से कम 4 राज्यों में, ये नहीं कि एक अकेले राज्य में ही जो है पूरे लोकसभा के जितनी मतगणना है उसका 6% ले लेंगे तो बात नहीं बनेगी। कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है, 4 या अधिक राज्यों में जो भी वैध मत डाले गए हैं उसका 6% अगर आपको मिलता है तो आप पहली एलिजिबिलिटी पार कर लेते हैं। या फिर लोकसभा आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव, अगर 4 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होता है और अगर विधानसभा का चुनाव हुआ और टोटल वैध मत डले और उसके 6% मत अगर आपको मिल चुके हैं 4 राज्यों में से, तो आपको जो है आप पहली एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेंगे। अब देखते हैं इसके अलावा, यानी ये तो होना ही चाहिए, लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा चुनाव में 4 राज्य और 6% का तो आंकड़ा पार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। या तो एक राज्य से 4 सीटें जीत लीजिए या फिर अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें भी जीतनी होंगी। अगर ये नहीं कर पाते हैं, बी वाला अगर नहीं कर पाते हैं, तो लोकसभा में 2% सीटें, यानी कि एक तो राज्य विधानसभा का चुनाव लड़े आप, दो संदर्भ में सोचिए, या तो राज्य विधानसभा के संदर्भ में सोचिए या लोकसभा के संदर्भ में सोचिए। अगर राज्यसभा के संदर्भ में सोचते हैं तो 4 जगह से आप वोटिंग किए, मतलब वोट में उठे और उठने के बाद जितने भी वैध मत मिले उसका 6% आपको मिल गया वोट। साथ ही साथ आपको क्या मिला? साथ ही साथ आप 4 गो विधायक भी आपके बन गए, ठीक है, चाहे वो एक ही राज्य से बने हों या फिर 4 राज्यों को मिला के बने हों, तो बात बन जाएगी। दूसरी चीज़ें क्या है? लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें वैध डाले गए मतों का 6% वोट आपको मिल गया। साथ ही 2% सीटें, ठीक है, लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। जो भी लोकसभा की जितनी भी वैध मत पड़ी हैं उसकी जितनी भी सीटें, यानी 550 अभी सीटें हैं तत्काल में, तो 550 का 2% निकाल लीजिए, ठीक है, यानी 2% यानी कि 11 सीटें, यानी 11 MP आपके चुने जाने चाहिए। लेकिन 11 MP एक ही राज्य से नहीं चुना जाना चाहिए, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में ये हासिल की गई हो। यानी टोटल 28 राज्य है ना जी, तो 28 राज्य में से ये 28 राज्य केंद्र प्रदेश, तो ये कम से कम 3 राज्यों में से ये 11 MP जो है चुन के आने चाहिए, तब जाके आपको राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा मिल जाएगा। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करेंगे। आपको भी यहाँ पे मेंशन करना होगा झाड़ू छाप, केजरीवाल पार्टी। बाकी भारतीय जनता पार्टी कमल का हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंजा छाप, कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हो जाएगा घड़ी, बहुजन समाज पार्टी हाथी, कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा एवं तारा, तृणमूल कांग्रेस जोड़ा फूल और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है पुस्तक। तो ये सारे हो जाएंगे। आगे देखते हैं, मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। कब? 1993 में, ध्यान रखेंगे। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने के आधार पर मतदाता सूची है, ठीक है, आधार पर सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है।
स्थिति को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले को या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का जो है पात्र हो जाता है। देखिए, ये प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं और उसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ना ही बेकार है इसको। बिहार का जो है लोक जनशक्ति पार्टी, बंगला है इसका बिहार का, ठीक है। बाकी जनता दल यू हैं ही, तिरछाप बिहार का, और एक राजद भी होगा, राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन बिहार झारखंड। तो इसको आप देख सकते हैं, राज्य स्तरीय का एग्जाम होगा तो उसके हिसाब से, बाकी इससे कोई मतलब नहीं बनता है। अब आते हैं परिसीमन आयोग। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। ध्यान रखेंगे, संविधान में इस आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है कि भैया अगर एक बार कभी भी जनगणना की समाप्ति हो जाती है और देख लो कि जनसंख्या का क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, तो उसके आधार पे आप एक अधिकारी को नियुक्त करो जो परिसीमन करे, ठीक है। और ये उसी के तहत जो है इस कार्य को संपादित किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी कि 2000 ईस्वी तक कोई परिसीमन होगा ही नहीं, और इसीलिए ये कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और इसीलिए देखेंगे आप, परिसीमन आयोग पहला 1992 में हुआ था, दूसरा 62 में हुआ था, तीसरा 73 में हुआ था, 62, 73, और तीसरा सीधे जो है अगला जो है 2002 में हुआ है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। अब इसी चीज़ को बढ़ा दिया गया है कि अब जो है 2026 तक, ठीक है, 2026 तक कोई वृद्धि लोकसभा की सीटों में भी नहीं की जाएगी, ना ही विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि होने वाली है। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की, ध्यान रखिएगा, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वह इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 ईस्वी को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन में लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है, ध्यान रखेंगे। परिसीमन आयोग में देश के, और जब नया आएगा तो उस समय लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या क्या हो जाएगी? आरक्षित सीटों की संख्या जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे बढ़ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और 2001 की जनगणना इसका आधार बनाया गया है, जबकि इसके पहले जो है 1971 की जनगणना अभी तक चल रहा है, ठीक है, 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये 2026 के बाद जो है ये नया जनगणना 2001 वाला जो है लागू होगा। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बस हम आपके सामने रख दिए, लेकिन इसमें अगर कोई भी चीज़ है ना तो आप सुधार कर सकते हैं, ना ही संशोधन कर सकते हैं। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए पहले आरक्षित सीट था 79, इसको बढ़ा के 84 कर दिया गया, और अनुसूचित जनजाति का पहले 41 था, बढ़ा के जो है 47 कर दिया गया है, तो 84 और 47 कर दिया गया है, ठीक है। अनारक्षित सीटों की संख्या 412 है, 4 3 12। वैसे राज्य जिसका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका वो है असम का नहीं हुआ, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड, इनका नहीं हो सका,
ठीक है। मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और नागालैंड, इन चारों का नहीं हुआ, साथ में एक झारखंड का। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेशों के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम बिल्कुल आपको रटने वाली बात है, इसको रटिए, आप याद कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम कई बार पूछ देता है, और इसको कम से कम जो है 10-12 तक दिया ही है, तो 12 तक याद करने की जरूरत भी है इसको। सबसे पहले आ जाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है, सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो हो जाएंगे ये। इसके बाद से उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब जब 3 आदमी हो गए वो केंद्र के, अब राज्यों की बात करेगा तो राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में। फिर आ जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे 5 के क में, 5 में 2 हैं, एक भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 के क में हैं उप प्रधानमंत्री। छठे में है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की वैल्यू कितनी है, छठे में है ये। केंद्रीय कैबिनेट के अन्य मंत्री जो हो जाएंगे 7 में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, 7 में, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह याद कर ले, 7 में 77 लोग आ जाते हैं, ठीक है, एक याद करने के तरीके से। तो 7 में जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के जो है मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी इसी में आ जाएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री भी इसी में आते हैं, और संसद में विपक्ष का नेता, यानी संसद के विपक्ष के नेता की वैल्यू भी क्या होती है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होती है, इस बात से स्पष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही योजना आयोग का उपाध्यक्ष की भी वैल्यू क्या होती है, ये भी जो है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है इसका भी। और 7 के क में क्या है, 7 के क में सचिन तेंदुलकर हैं, यानी भारत रत्न सम्मान के धारक जो होते हैं हो जाएंगे, वो 7 के क में हो जाएंगे। राजदूत, 8 से राजदूत, ठीक है, 8 में राजदूत हैं। 9 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 9 में हैं। और 9 के क में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि ये लोग जो है महाभियोग प्रक्रिया वाले कहाँ चले आए हैं, ये आपके 9 में आए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के में भी जो है क्या, कैसे हटाया जाता है न्यायाधीश को, एक महाभियोग प्रक्रिया के तहत। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तथा भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कैग भी इसी के तहत आ जाते हैं। जो भी मुख्य हैं, यानी कि जिनका 6 वर्ष और 65 वर्ष वाली बात है, जिनके साथ, वो सब यहीं पे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष है, उसमें 6 वर्ष नहीं किया गया है उसके न्यायाधीश का, कि 6 वर्ष की बात नहीं की गई है, उसमें सिर्फ बोला गया है कि 65 वर्ष की उम्र होने तक जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है रह सकते हैं। और यहाँ पे बात किया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो 6 और 65 की बात किया गया है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक भी 6 और 65 की बात करता है इसके लिए भी। अब वही बात करेंगे राज्यसभा का सभापति। अब यहाँ पे 10वें में क्या है गया है, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि सभापति कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तो 2 नंबर पे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति 2 नंबर पे ही हैं। लेकिन उपसभापति जो हो जाएंगे राज्यसभा का, ये 10वें पे आ जाएंगे। लोकसभा का उपाध्यक्ष, जो उप हैं, योजना आयोग के सदस्य और केंद्र के राज्य मंत्री भी क्या हो जाएंगे, एक तरह से उप ही हैं, क्योंकि मेन तो कैबिनेट मंत्री है जो 7वें नंबर पे है, और ये लोग तो हैं उप मंत्री में आ जाए, उप मंत्री तो नहीं कहेंगे, राज्य मंत्री दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, तो ये राज्य मंत्री हो जाएंगे, ये भी आपके 10वें में है। भारत के महान्यायवादी 11 में हैं, ठीक है, प्रसाद प्रयत्न बने रहते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे। मंत्रिमंडल के सचिव, ठीक है, मंत्रिमंडल के सचिव। उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, और जनरल तथा उनके समान, जनरल, ठीक है, जो सेना में होते हैं तथा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष जो है ये 12वें में आ जाते हैं। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में जो है स्थान दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, 7 के ए में दिया गया है, ठीक है, 7 के ए में दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 के क की स्थिति प्रदान की थी। इसके लिए श्री शेषन ने कहा था कि हमारी जो है इस जो है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को कहाँ डाला जाए, तो 9 के क की स्थिति प्रदान की गई है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के कहने। तो 9 में है जिन पे जो है आपका जो 65 वर्ष वाले हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और 9 के क में वो हैं जो 6 वर्ष और 65 वर्ष वाले हैं, यानी कि आपका नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपके जो हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त वाले आ जाएंगे, ये दोनों जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त।
आगे देखेंगे यानी उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा, यह संशोधन अगस्त 1903, ठीक है, अगस्त जो है 1993 में किया गया था। तो ये तमाम चीज़ें थी। श्री शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय। राजभाषा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राजभाषा से नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, ठीक है, राजभाषा से नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।